अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आई हूँ और इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए मैं ऐसी जगह पर, ऐसी सरजमीन पर आई हूँ जो पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन सरजमीन है, लेकिन सबसे गरीब तरीन भी है। मैं बलोचों की सरजमीन बलोचिस्तान पर। बलोचिस्तान का असल मसला क्या है? बलोचिस्तान का मसला सरदारों का पैदा करता है, सियासतदानों का पैदा करता है या फौज का पैदा करता है? और इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल समाजी है, सियासी है या फौजी है? बलूचिस्तान में हम जो सुन रहे हैं आजकल, देख भी रहे हैं, बहुत हद तक अमन व अमान आ चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो 5वीं इंसर्जेंसी चल रही है, इससे पहले की 4 इंसर्जेंसीज वो भी खत्म हुई, अमन व अमान का एक पीरियड आया और फिर एक नई इंसर्जेंसी शुरू हो गई। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो हमें निस्बतन अमन व सुकून नजर आता है, क्या वो किसी नए तूफान का पेश खैमा तो नहीं है? बलूचिस्तान का बड़ा मसला क्या है? हुकूक का ना मिलना, इंसर्जेंसी होना या फिर मिसिंग पर्सन्स? और बलूचिस्तान के वो कौन से हकाइक हैं कि जिनके बारे में बहुत कंफ्यूजन्स हैं, लोग उनको जानते नहीं हैं या लोगों तक वो हकाइक पहुंच नहीं पाते? और क्या बचा है कि बलूचिस्तान अभी तक एक कौमी इशू नहीं बन सका और बलूचिस्तान के मसाइल एक कौमी नैरेटिव नहीं बन सके? ये सब वो तमाम संजीदा लेकिन बहुत अहम मौजू हैं, बहुत अहम सवालात हैं जो आज के इस खास प्रोग्राम में कोयटा से हम आपके सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े रकबे लेकिन सबसे छोटी आबादी वाला सूबा बलूचिस्तान, जो रकबे के लिहाज से 44% लेकिन आबादी के लिहाज से 4% बनता है। बलूचिस्तान इस कदर कुदरती वसाइल से माला माल है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की किफालत उठा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बे इंतहा कुदरती वसाइल के साथ साथ बलूचिस्तान के हिस्से में बे इंतहा मसाइल भी आए, जिनमें से अक्सर की नौयत समाजी और मुआशी है। बुनियादी सहूलियात और हुकूक से महरूमी उन 4 इंसर्जेंसी की बुनियाद बनी जिन्होंने न सिर्फ अमूमी तौर पर बलूचिस्तान को तबाही की तरफ धकेला, बल्कि मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 1948, 1958, 1962 और 1973 की 4 पुरतशद्दुद इंसर्जेंसीज के बाद बलूचिस्तान 2003 से 5वीं इंसर्जेंसी भुगत रहा है। इन इंसर्जेंसीज को हवा देने में दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों का किरदार और बलूचिस्तान में मकामी सहूलतकार किसी से ढके छुपे नहीं रहे। मसला बलूचिस्तान की तफसील सभी जानते हैं, इसीलिए माजी में मजीद जाए बगैर आपको इतना बताते हैं कि एक लंबे अरसे तक हुकूमतें और एस्टैब्लिशमेंट्स मसला बलूचिस्तान के जिन पहलुओं पर बात करने और इन्हें हल करने से पहलू तही करती रही हैं, अब उन पर न सिर्फ बात हो रही है बल्कि इनका मुस्बत हल भी निकाला जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान भी बदल रहा है और यही मैं आपको दिखाऊंगी आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान का दिल बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का दिल कोयटा, और यहाँ एक ऐसी बैठक का एहतमाम किया गया जहाँ बलूचिस्तान के बारे में सब ने अपने दिल की बात कही। इतनी अच्छी फ्रैंक डिबेट वाकई मैंने भी खुद भी पहले नहीं देखी, एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजर्स, and this is, I think, the strength of Pakistan and strength of our institution. बतौर वज़ीर आला आपके सामने क्या इमीडिएट चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस तो कोई नहीं है रिदा बीबी हमारे लिए, और जहाँ पर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इंशाल्लाह हमारे पास विल है तो हम चैलेंजेस का मुकाबला भी कर रहे हैं और उनका हल निकाल रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो बलूचिस्तान के अवाम है, जो पसमानदा अवाम है, यहाँ पर जो हमें मसले मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और पीने का साफ पानी के हवाले से, कोयटा ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2.5 साल हमें मिले हैं इनमें मैं कुछ करके चला जाऊँ। अगर नेक्स्ट अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसमें भी देखेंगे, लेकिन ये है कि जो मेरा टर्नओवर है उसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ हम करें ताकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं हमें वो करें। तो आते के साथ ही चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमने काफ़ी जो है काम किए हैं। हमारे पास
कोयटा प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने अभी ग्रीन मास ट्रांजिट ट्रेन सिस्टम जो है मैंने वो शुरू की है। मैंने कोयटा शहर के अंदर से डाउनटाउन के शहर के अंदर से जाते हैं, जहाँ पर हमारे सारे हॉस्पिटल्स, सारे हमारे जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सब जो है बीच में आते हैं। तो वहाँ पर मैंने ये प्लानिंग किया है कि हर 3 किलोमीटर पर हम एक स्टेशन बनाएंगे और वहाँ से जो है इसको हम ले जाएंगे। इस तरफ हमारा पश्तून इलाका है, कुचलाक और यारू, और उस तरफ हम उसको ले जाएंगे बलोच बेल्ट की तरफ, सिपेंजंट और वो कोलपुर की तरफ हम इसको ले जाएंगे। मसला बलूचिस्तान सरदारों का पैदा करदा है, सियासतदानों का या फौज का? किसी के पैदा करना नहीं है। हमारे 2-3 सरदार हैं जो बदनाम हुए, बदनाम तरीन है। सबसे बड़ा सरदार तो मैं अपने आप को कहता हूँ, बिकॉज आई एम चीफ ऑफ जालावान। आप जाके मेरे इलाके में देखें, वहाँ पर आप तरक्की देखें और वहाँ पर आपको ये नहीं लगेगा कि आप फार फ्लंग एरिया में, बलूचिस्तान के एक एरिया में चले गए हैं। वहाँ पर मैंने 3-4 मैं स्कूल अपने फंड से चला रहा हूँ। को एजुकेशन, यू कांट बिलीव इट कि ज़हरी कौम के लड़के लड़कियाँ जो है वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वहाँ को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, और मैं कराची से जो है मैंने उनके लिए टीचर हायर किए हुए हैं। ये कुछ है हम में काली भेड़े हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी मसले मसाइल पैदा करते हैं। जब It definitely is not fauji. It is a social, political issue which has to be eventually dealt with at that level. इसको social, political level पे deal किया जाएगा। लेकिन वो element जो has chosen the recourse to violence against the state, उसको state के law enforcement के जो अदारे हैं वो ज़रूर उसके साथ उसी तरह से deal करेंगे। ये कह देना कि फलाने का ये किसी का पैदा करदा नहीं है, ये मसला है ओवरऑल हमारी नेशनल कौमी लेवल पर हमारी बेहिस्सी का पैदा करदा ये मसला है। सरदार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे कौमी असेंबली के 16 मेंबर में से 1 सरदार है। आज हमारे सूबे असेंबली के 65 मेंबरों में 6 सरदार हैं, बाकी तमाम के तमाम नान सरदार हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है। यही हाल पिछले असेंबली का था, यही हाल उससे पिछले असेंबली का था। और जहाँ तक मसले को किसने पैदा किया, बुनियादी तौर पर अनफॉर्चुनेटली तालीम की कमी की वजह से और ओवरऑल हमारे मरकज में या ओवरऑल मुल्क की सियासत में किसी ने इसको ज़रूरी नहीं समझा। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के आबादी से मुताल्लिक सूबा बना के उसको ट्रीट किया गया। आबादी की जब बात की गई तो 98 के सेंसस से पहले बलूचिस्तान की आबादी पाकिस्तान के 3.5% के करीब था। सो अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान वाज ट्रीटेड एज ए 3.5% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और रिसोर्सेज की देने की जब बात आ जाती थी तो 3.5% रिसोर्सेज दिए जाते थे। 3.5% रिसोर्सेज फॉर 44% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि फौज का पैदा करदा है वो तो दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त है कि मुशर्रफ के ज़माने में जो बुख्ती के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और जिस तरह नवाब अकबर बुख्ती की शहादत हुई, उससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान पे पड़ा और वो अब आज तक भी नज़र आता है। लेकिन आप ये सोचें कि हमारे जो अफवाज हैं 600 FC के लोग अभी तक शहादत नोश कर चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए शहादत, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है, कुर्बानियां दे रहे हैं। तो पॉलिसीज में जो पुराने ज़माने में प्रॉब्लम्स हुए, एक एहसास महरूमी हुआ बलूचिस्तान में, उसमें हमारे फौजी हुक्मरानों का रोल था, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है जो अब सूरत हाल है इसमें, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारी जो फौजी या अस्करी ताकत है उसकी बैकिंग है, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले जा रहा है, बेहतरी नजर आ रही है कुछ, और इंशाल्लाह आगे। बलूचिस्तान का मसला समाजी है, सियासी है या फौजी है? देखिए,
سیاسی حوالے سے تھوڑا بہت اس کا ایشو ہے, سماجی حوالے سے اتنا بہت بڑا اس کا ایشو نہیں ہے. سماجی حوالے سے پورے پاکستان میں ایک سماجی ماحول ہمارا ہے, سیاسی حوالے سے اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. جو آدمی اس ملک کا سربراہ بنا ہے, جو صوبے کا سربراہ بنا ہے یا کوئی منسٹر بنا ہے, وہ صرف محدود رہا ہے اپنی سیٹ تک. لیکن میں جب ایک چیف منسٹر بنا ہوں تو میرا ایم بلوچستان نہیں رہا ہے, میرا ایم رہا ہے لسبیلا کیسے ترقی کرے. جب آپ کے پاس ایک ویکیوم بہت بڑی کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ انسرجنسی کو تھوڑا بہت جنم دیتی ہے, اور انسرجنسی کا نام یوز بھی بڑا کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے پاس ملک کے پاس پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اپنا ایک رول پلے کرتی ہے. اور اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہے, یعنی ایک فوجی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ ایک فوجی آدمی ہے اور فوجی انداز سے دیکھتا ہے. ایک فوجی کے آگے کوئی اگر لڑائی کرنے آئے گا تو وہ کبھی اس کو نیگوشیٹ نہیں کرے گا, اسے بات نہیں کرے گا, وہ اپنے انداز سے اس سے ایڈریس کرے گا. یہاں پرابلم آتی ہے بیسک لوکل گورننس کی. لیویز کی فنکشن پورے بلوچستان میں اچھی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ لیویز میں زیادہ تر وہ لوگ بھرتی ہوئے جو آدھے سے زیادہ تو میرا خیال لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. وہ لیویز میں بھرتی ہوا ہے, وہ ڈرائیور ہے, وہ لیویز میں بھرتی ہو رہا ہے, وہ کوکنگ کر رہا ہے, وہ کسی کا گارڈ ہے, وہ کسی کا گھر صفا کر رہا ہے. تو آپ لا اینڈ آرڈر کو کیسے مینٹین کریں گے اس پورے ایریے میں؟ بہت بڑا مسئلہ یہاں کی سیاسی اشرافیہ کا ہے, کیونکہ جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی, عوام تک ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں پہنچ رہے, عوام تک جو امپاورمنٹ ہے لوکل باڈیز کی وہ نہیں ہو رہی. تو اس سے کیا ہے کہ اشرافیہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ریاست کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے, لیکن جو عام آدمی ہے بلوچستان کا, اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, اس کے کوئی رشتہ نہیں جڑا ریاست کے ساتھ. اور یہ سارے کا سارا قصور جو ہے وہ اشرافیہ کا ہے. کیا 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے سیمینار کروا کے ایک غریب بلوچ کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ کوئٹہ از ناٹ بلوچستان. بلوچستان یہاں ہم 5 اسٹار ہوٹل میں آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور شام کو جو ہے ہم کوئٹہ کلب میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے آپ انٹیریئر میں, اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں جو ہے اپنی کیبنٹ کا میٹنگ وہاں پر کروں گا. وہاں پر چیف سیکرٹری صاحب ہوں گے, سارے سیکرٹری صاحبان ہوں گے, ہمارے منسٹر صاحبان ہوں گے. میں لوور مڈل کلاس کے لوگوں سے ملوں گا, غریب لوگوں سے وہاں پر ملوں گا, جو متبرین ہیں ان سے ملوں گا, اور پھر اس کا رزلٹ بھی میں ان سے مانگوں گا. جو ان کے مسئلے مسائل پرابلمز ہوں گے وہ ہم کریں گے. دیکھیں, اگر اس کو ہم پیور سوشلسٹ کلاس پیراڈائم کے تحت دیکھیں تو یہ سب کچھ ڈھکوسلا نظر آئے گا, لیکن اگر ہم اس کو کیپٹلسٹ پریگمیٹک پوائنٹ آف ویو کے تحت دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ریجن میں, ریاستوں میں, بین الاقوامی سطح پر, اس میں تمام کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی ایک پاپولسٹ وینیو 5 اسٹار ہوٹلز ہی بن گیا ہے. دا ایم از کہ پالیسی میکرز کو فیسیلیٹیشن کی جائے اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں آواران کا وہ بلوچ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, تربت کا وہ بلوچ جس کے ہاتھ سے قلم لے کے اس میں بم تھما دیا گیا ہے, مند بلو کا وہ بلوچ جس کی والدہ اس انسرجنسی میں ایک جانب سے یا دوسری جانب سے خون کے آنسو رو رہی ہے. ان تمام ہیومن ٹریجڈیز پہ, ان ایموشنل ایشوز پہ کیا کیا جائے؟ بلوچستان کا اصل مسئلہ انسرجنسی ہے یا لاپتہ افراد؟ ہمارے مسئلے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں. جب ہم اپنے لوگوں کو ڈیولپمنٹ دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ایجوکیشن دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو روڈز دیں گے, ہم اپنے لوگوں کے لیے دوسرے فیسلٹیز کریٹ کریں گے, تو آٹومیٹکلی جو یہ چیزیں ہیں وہ خود بخود پیچھے چلی جائیں گی. بلوچستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بیسکلی the causes of insurgency is not insurgency is an expression of something جو کہیں پیچھے غلط ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ کامن آدمی کی ڈیولپمنٹ ہے جس کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا, یوز بھی کیا گیا. سو انسرجنسی in itself is also not is the cause, is an effect of something. So جو causes تھے انسرجنسی کے which relate to basic human security, basic human development, basic extension of the state to the people of Balochistan. اب وہ بیسک مسئلے which need to be addressed. انسرجنسی بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. It poses no threat to the national security as well as the security of Balochistan. وہ بلوچستان کی why do I say this is because انسرجنسی اب بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو روک نہیں سکتی.
So Balochistan में development अब जरूर होगी, people are on board, people have started rejecting them. तो insurgency इस तरह से मसला नहीं. Missing persons जो हैं जी ये it has been an issue in the past और इसको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल exploit भी किया गया. We are well over with this. इससे हम बहुत आगे जा चुके हैं और मिसिंग पर्सनस के बारे में जो कोर्ट्स एंड जो एक इंटरेक्शन जो लीगल इंटरेक्शन है वो चल रहा है एंड मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बता सकता हूँ कि दिस इज एन इशू विच इज वे बिहाइंड अस एंड इट इज बीइंग डेल्ट बाय द इंस्टीट्यूशंस. मिसिंग पर्सनस का मसला और इंसर्जेंसी का मसला, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ एक खास तवज्जो देने की जरूरत है और किसी इंडिविजुअल को ये मिस कर देना, गायब कर देना और उसका पता न चलाना कि क्या हुआ उनके साथ, ये गैर मुनासिब चीज़ है. और अगर कोई आदमी उठाया जाता है जिस तरह इल्ज़ाम देते हैं तो उसके जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ गया, क्या कसूर है उसका. कसूरवार को छोड़ना कभी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ गया. मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मिसिंग पर्सन जो है होने चाहिए या कोई गैर कानूनी काम होना चाहिए या किसी को मावराए अदालत कत्ल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा. लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं यहाँ बलूचिस्तान में. बलूचिस्तान जो है उस पर सारी दुनिया जो है वो मुख्तलिफ हमारे लोग जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे मुदाखलत कर रहे हैं. तो क्योंकि उसके लिए हम बका की जंग लड़ रहे हैं इसलिए हमें वो मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कानून और आइन के दायरे में. इंसर्जेंसी सबसे बड़ा मसला है हमारा और जो मिसिंग पर्सन है वो ओवर एग्जैजुरेटेड लाई है, झूठ है. यूनाइटेड नेशन का एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो कि दुनिया में मिसिंग पर्सन्स पे एक उसने यार्डस्टिक एक पैमाना बनाया हुआ है. उस पैमाने के तहत मुझे बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स की तादाद कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कोई सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट दे मैं वेरीफाई करके उसको बताऊंगा कि ये दुरुस्त है या गलत. मेरे ख्याल में तमाम फिगर झूठ. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक चैप्टर आया था, बलूचिस्तान चैप्टर को 2 साल पहले की बात है. उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को यहाँ इंटरव्यू किया था और उनका एक अपना क्रेडिबिलिटी मौजूद है. एज अ गवर्नमेंट हम भी उनकी रिपोर्ट्स को बड़ा कॉशियसली केयरफुली देखते हैं. वो तादाद उन्होंने कोई 48 के करीब बताई थी. जो हमारे होम डिपार्टमेंट में तादाद है हमारे पास वो लगभग कोई 85 से 95 के बीच में. एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में भी इस वक्त नहीं है. ये इसमें आपके नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूं कि मिसिंग पर्सन्स बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में हमारे कैंप्स में मौजूद हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं. वो इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस में नहीं है, वो वॉलंटियरली मिसिंग है. वो हमारे डाटा सिस्टम में मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं लेकिन वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं. आपको कमांडर सदन कमांड का चार्ज लेने पे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जो फर्स्ट इमीडिएट चीज़ थी वो थी स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन पॉलिटिकल लीडरशिप टू द अदर. वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है. अभी जहाँ पे पिछले 2.5-3 साल में बहुत अच्छा काम हुआ, वी हैव कम टू अ सर्टेन लेवल, किसी एक खास जगह तक हम पहुँच चुके हुए हैं. वहाँ से आगे बहुत सारा फोकस, मेन फोकस विल बी ऑन डेवलपमेंट पे एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नेंस टू दोज एरियाज जहाँ पे गवर्नेंस अभी तक इफेक्टिवली पहुँच नहीं सकी, जिसकी वजह से लोगों के बेसिक ग्रीवियंसेस है एजुकेशन के, हेल्थ के, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से विल प्रोवाइड ऑल दी हेल्प एंड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन एक्सटेंड देयर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट टू those areas which require this. And this is a very important challenge which we have to deal with. दूसरा है environment for CPAC. China-Pakistan Economic Corridor is a very big opportunity for Pakistan and the region. और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर से गुजरता है और बलूचिस्तान से ही जाके वो fully actualize होता है if Gwadar comes into being and rest of the infrastructure behind Gwadar comes into being. तो उसको सिक्योरिटी के हवाले से मैनेज करना, पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप उसको मैनेज करेगी ताकि उसके बारे में जो खदशात है वो दूर हो सके, बट सिक्योरिटी के हवाले से मैनेज करना इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी एंड वी विल प्ले आवर फुल पार्ट इन दैट. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. तीसरी जो चीज़ है जिसको मैं देखता हूँ वो है बिकॉज ऑल दिस जो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर एक्शंस रिएक्शंस भी आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग नॉर्दर्न बलूचिस्तान में
एंड सेंट्रल बलूचिस्तान में BSNs के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमारी बड़ी नज़र है, जिसपे इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ऑल वर्किंग हैंड इन ग्लव, और इंशाल्लाह विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन देयर आल्सो। जनरल जंजुआ के बाद कमांडर सदर्न कमांड का चार्ज लेने पर आपके सामने नफसियाती और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या थे? नहीं, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। आई एम अ प्रोफेशनल ऑफिसर, आई टुक इट ओवर फ्रॉम जनरल जंजुआ। जंजुआ स्टैंड अलोन काम नहीं कर रहे थे, वो फौज की एक्सटेंशन थे, एंड आई वाज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट सिस्टम इन द आर्मी। जो वो प्लान था, जो वो स्ट्रेटजी थी, इट वाज अ कंबाइंड स्ट्रेटजी। ही वाज आवर फ्रंट फेस हियर फ्रॉम द मिलिट्री साइड, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। जो उन्होंने अच्छी चीज़ें की उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे, सो दैट अब टाइम आ गया जहाँ पे वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स, तो उसको आगे लेके हम चलेंगे। दैट्स नॉट अ चैलेंज फॉर मी इन एनी वे, ना वो साइकोलॉजिकली चैलेंज है, बिकॉज वी आर एन इंस्टीट्यूशन एंड वी वर्क लाइक दैट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी वर पार्टनर्स इन इवॉल्विंग दिस स्ट्रेटजी। आई वॉज DGMO बिफोर दिस, जब मैं आया था यहाँ पे, तो ऐसा नहीं था कि इट वॉज अ सिंगल मैन स्ट्रेटजी। ही इज़ अ ग्रेट मैन, इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, and inshallah we'll take it forward from there. बलूचिस्तान कितने फीसद महफूज कहा जा सकता है? जी, इसमें आप ये देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान का एक अपना, बलूचिस्तान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें 6% एरिया जो है, दैट इज ए एरिया विच मीन्स कि यहाँ पे पुलिस वहाँ पे ऑपरेट कर सकती है। 94% ऑफ बलूचिस्तान जो है यहाँ पे पुलिस ऑपरेट नहीं करती, यहाँ पे लेवीज हैं या फेडरल फोर्सेस FC है वो ऑपरेट करती है, और सिस्टम ऑफ लॉ एनफोर्समेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो और बलूचिस्तान को थ्रेट्स भी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी मुल्क के मुकाबले में यहाँ पे थ्रेट्स भी बड़े डिफरेंट है। लेकिन इस सारी चीज़ को देखते हुए अगर आप बलूचिस्तान का प्रोफाइल देखें ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, it is alhamdulillah, I won't say much better than the rest of the country, but it is much better than what it was a couple of years ago. यहाँ पे crime has gone down, organized crime has gone down, terrorism has gone down. Although कोशिशें बहुत हैं, hostile agencies भी हैं और भी लोग हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन organized crime, terrorism and insurgency, so-called related violence, be it has gone down as compared to last couple of years. तो this is a big achievement और इससे हम इंशाल्लाह बिल्ड करेंगे। और बलूचिस्तान के नुमाइंदे विफाक के सामने अपना केस क्यों नहीं लड़ सकते, या विफाक उनकी सुनता नहीं, ये शिकवा है क्या? वफाकी हुकूमत का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद, 7th NFC अवार्ड के बाद तमाम के तमाम रिसोर्सेज अब सूबों के डिस्पोजल पे दिए जा चुके हैं, लेकिन बाकी एडिशनल रिसोर्सेज की जब बारी आ जाती है तो बलूचिस्तान का अनफॉर्चुनेटली 5% रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर, वो कुछ कर पाते नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी होती है, रिसोर्सेज आते हैं फिर वे विड्रॉ हो जाते हैं, PC1 नहीं बना, PC2 नहीं बना, ये हुआ वो हुआ, अनफॉर्चुनेटली। कैपेसिटी इशू एक बहुत बड़ा है पॉलिटिकली, बहुत बड़ा। जो हम मिनिस्टर्स बनते हैं या जो हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, मैंने देखा इस्लामाबाद में अपना केस प्लीड नहीं कर सकते हैं, और अगर प्लीड भी करते हैं तो उनके पास दो सिनारियोज हैं, आइदर दे डोंट स्पीक, या अगर बात करते हैं तो बहुत जज्बाती एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मिडिल वे में निगोशिएट करने का बात या मसले को हल कराने का तरीका नहीं है। किस तरह करना होगा कि आपको उधर आना होगा, अपने केसेस को देखिए, ब्यूरोक्रेटिक कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव कहें या एक सिस्टम का हिस्सा कहें, आपको अपनी चीज़ें प्रोसेस कराने में एक तरीक़ेकार होता है। हम ये फील करते हैं कि हमारा वो बड़ा ईजी हो जाए, जो कि आजकल के दौर में नहीं होता। आपको वहाँ आना होगा, प्रोसेस करना होगा, PND है, फाइनेंस है, मिनिस्टर्स हैं, हर इदारे में आपको यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को बड़ा एज ए, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपना किरदार फेडरेशन में स्ट्रांग रखे, वो इससे ज्यादा काम ले सकती है। मैं इसकी छोटी मिसाल दूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले साल के बजट में PSDP में 15 अरब रुपए बलूचिस्तान के लिए एज ए स्पेशल पैकेज रखा था। एक साल तक उसमें से 1 रुपया खर्च हम नहीं कर सके बलूचिस्तान में, वो लैप्स हुए, वापस चले गए। नाउ अ बिग क्वेश्चन मार्क, ये 15 अरब रुपए अगर पूरे बलूचिस्तान में खर्च होते, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते थे, क्वेटा बन सकता था, सोलर के हवाले से आप ट्यूबवेल्स लगा सकते थे, कॉलेजेस बना सकते थे, स्कूल्स बना सकते थे, हॉस्पिटल्स को कर सकते थे। आपने लैब्स क्यों किया? इस वजह से हमारी कंसेंसस डेवलप नहीं हुई हमारी कोलिशन के अंदर, और जब डेवलप भी होगी तो हमें ये पता नहीं था कि इस पैसे को हम खर्च कैसे करें, कि हमारे MPs आ गए कि जी इसका शेयर हमारे पास होना चाहिए, MNAs ने कहा हमें ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो क्या हुआ कि वो इतना डाइल्यूट हो गया कि वो स्पेंड ही नहीं हो सका। बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? जब तक स्पेशल फंड्स का बंदोबस्त नहीं है, स्पेशल डेवलपमेंटल ऑफेंसिव लॉन्च नहीं की जाएगी,
अलॉन्ग विद द ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट एक मेजर डेवलपमेंटल ऑफेंसिव जब तक लॉन्च नहीं होगा ये मसला उसी तरह से रहेगा। और इसकी तरफ इसके लिए रिसोर्सेज पैदा करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट खैरात में कम दे सकती है, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लॉइट करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत पैसा है यहाँ पर। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अभी आई है, सबसे पहला काम ये करे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव्स, डीसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी विद द न्यू इलेक्टेड डेवलूटेड जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एंड प्लस उनकी जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल एमएनएज हैं, और एक समाजी माहौल में एक सिस्टम डेवलप करें कि वो पार्टिसिपेट करें एंड दे मेक श्योर वट एवर फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस, डेवलपमेंट सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या कोई भी हो, वो डिलीवर हो रहा हो एक, और उस पर अकाउंटेबिलिटी हो। आप समझें कि 65 to 70% आपके बलूचिस्तान के बहुत सारे मसले यही हल हो जाते हैं। इसी के साथ इट हैज टू बी विद जस्टिस, क्योंकि अभी जस्टिस ये है कि जाम कमाल का अगर पार्टी का बंदा है तो उसको जस्टिस मिलेगी, लेकिन अगर मेरा जो ओपोनेंट होगा उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि आई मेक श्योर कि डीसी साहब आप बिल्कुल इनके साथ सख्ती करें ताकि दे शुड कम टू माय पार्टी। जस्टिस को प्रिवेल डेफिनेटली होना है, और आज जब तक आप सही किस्म का एक जस्टिस सिस्टम वहां नहीं देंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड जुडिशरी वाइज, बोथ, नॉट वन, बोथ वाइज, लोग अपने मसाइल को हल उधर ही चाहते हैं। सेकंड थर्ड टियर पे आपका एक बहुत डेवलपमेंट जरूरी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्रेड आउट करे। मैं सिर्फ लसबेला तक महदूद ना रहूं, अगर एक मिनिस्टर हूं मैं पूरे बलूचिस्तान तक महदूद रहूं, वहां अपना मेरा जुरिसडिक्शन हो। सीएम का जुरिसडिक्शन उसका हल्का नहीं होना चाहिए, उसका बलूचिस्तान होना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर द मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी। Every month there has to be some review by the CM with his cabinet and on actual grounds कि क्या हो रहा है मुल्क में और सूबे में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। फिर हमारे पास 3-4 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सेंदक है, रेकोदेक है, हमारे पास ग्वादर का सीपे है, और इसके अलावा एक हमारे 2-3 और सेक्टर्स हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान काम करे और इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहीं पे ख़त्म होती है। फिफ्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो बलूचिस्तान के लिए भी जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, रिट ऑफ स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इट हैज टू बी इन अ वेरी जस्टेबल मैनर। ये ना हो कि मुझे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती है? बलूचिस्तान के अंदर अब हम एक आवाज़ उठा रहे हैं, और इस सेमिनार में भी मैंने आवाज़ उठाई और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे बलूचिस्तान ख़ास तौर पे, लेकिन सारा मुल्क जो है, जब तक आपका आम आदमी रियासत के साथ अपने को फ़ायदे नज़र नहीं आते उसको, तो उसमें एक शक ही रहेगा कि रियासत मेरे लिए क्या कर रही है, क्या मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या मुझे कोई हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रही है, क्या मेरे घर के सामने कोई सड़क जो है वो किसी ने बनाई है, क्या मुझे साफ पानी पीने का मिल रहा है। लोग तो ये देखते हैं, और अगर ये रियासत करना शुरू कर देगी, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो भी सियासी आइडेंटिटीज हों लोगों की, जो भी आप नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं, लोगों को अगर अपने घर के इर्द गिर्द अपने जिंदगी में फर्क महसूस होगा तो फिर ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो। बलूचिस्तान में हालात की बेहतरी का क्रेडिट आप वज़ीर आज़म को देंगे? मैं इसलिए वज़ीर आज़म को क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि वज़ीर आज़म को तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल है मेरा ख्याल है कि वो मॉडल अच्छा है और वो मॉडल आगे बढ़ रहा है। अगर आप आम लोगों से बात करें, महसूस होता है कि तब्दीली लोगों को कुछ महसूस हो रही है, कुछ ज़िंदगी उनकी सेफर है। ये नहीं कि अब वाक़यात ख़त्म हुए, वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ उनकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम आया है। 2008 में खुजदार में रहने वाली एक आम सी बलोच लड़की उसके वालिद को BLA के दहशतगर्द शहीद कर देते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, इंसाफ के लिए पुकारती है, उसे कुछ नहीं मिलता। 2013 में वही BLA के दहशतगर्द उस लड़की के भाई को शहीद कर देते हैं। वो लड़की फिर चीखती है, चिल्लाती है, इंसाफ के लिए पुकारती है, उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे अपने भाई और अपने बाबा की शहादत का बदला तो ले रहा है। उसने बंदूक नहीं उठाई, वो दहशतगर्दी की तरफ माइल नहीं हुई, उसने कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी आवाज का हथियार इस्तेमाल किया और उससे बढ़ के अपनी हिम्मत का इस्तेमाल किया।
मैंने आपको 2008 और 2013 का वाकया बताया कि उस लड़की के बाबा और भाई की शहादत हुई, और आज आप 2016 में आ जाइए तो वही लड़की निहत्ती जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो अकेली है, जिसे बलोच मुआशरे, जो कि एक रिजिड मुआशरा है ख़वातीन के लिए, जहाँ ख़वातीन का आगे बढ़ना नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें वो लड़की सामने आती है और कोयटा जैसे शहर में एक बहुत बड़े इवेंट, एक बहुत बड़े सेमिनार के इनेकाद में मदद करती है। उस सेमिनार के इनेकाद की ऑर्गेनाइजर बन जाती है, और उस सेमिनार में ना सिर्फ पूरी बलोच क़यादत, चाहे वो सियासी हो चाहे वो अस्करी हो, बल्कि विफाकी क़यादत भी शामिल हो जाती है उस लड़की के साथ। तो वो लड़की जिसने 2008-2013 में अपने बाबा की, अपने भाई की शहादत के बाद अकेली आवाज उठाई थी, उसने किस तरह से मुल्क की तमाम बड़ी आवाजों को अपने साथ मिला लिया, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। वही लड़की मेरे साथ मौजूद है, सलमा मोहम्मद हसनी। अस्सलाम वालेकुम सलमा। देखिए, सबसे पहले 2008 में जब बाबा शहीद हुए तो उसी वक्त मुझे, क्योंकि मैं बाबा से बहुत अटैच थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब दूसरी तरफ कोई कहता था ना कि BLA ने इनको मार के अच्छा किया, आप अपने बाबा का किसी को बताया मत करो, आप बोलो वो वैसे टारगेट किलिंग में मारे गए। तो उसी वक्त मैंने सोचा, मैंने क्या नहीं, मैंने दुनिया को बताना है और सच्चाई दिखानी। और उस वक्त खुशदार वो वाहिद शहर था जिसमें मतलब सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग हुई। हमारे वहाँ मेरे बहुत ज्यादा टीचर्स थे, वो वहाँ से माइग्रेट करके चले गए, जो सेटलर्स थे, डॉक्टर्स मारे गए, इंजीनियर्स मारे गए, और बाबा पहले ही बलोच ट्राइबल हेड थे जिनको खुशदार में टारगेट किया गया। मैंने उसी वक्त सोचा, मैंने कहा जगतरफा इमेज तो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, जो असल यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा। और उस वहाँ से फिर 2008 से वो सफ़र स्टार्ट हुआ, तो खुशदार में रह के वो काम उस तरह से मैं नहीं कर सकती थी। देन मैं 2012 में कोयटा आई। कोयटा में जब आके मैंने सबको बोला कि मैं विक्टिम फैमिलीज को जमा करना चाहती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ, तो यहाँ लोग एज कम्पेयर टू खुशदार मतलब मुझे अवॉइड करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे कि ये क्या कह रही है। कोयटा का रिएक्शन मतलब बहुत, खुशदार में जो विक्टिम्स थे वो मेरे साथ थे, बट कोयटा में बहुत बुरा, इवन मेरे NGO को रजिस्टर करने को कोई तैयार नहीं था। तो उन लोगों को, एक तमाम विक्टिम्स को मैंने एक फोरम पे इकट्ठा किया, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर उसके बाद क्योंकि मैं बलोचिस्तान को ये सारी इंसर्जेंसी, इन सब चीज़ों को मैं देख रही थी, सबसे पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार ये उठा कहाँ से, प्रॉब्लम मेनली है कहाँ पर। देखा यूनिवर्सिटीज में है, क्योंकि आम जो मजदूर है वो रोड पे निकल के नारा नहीं लगा रहा बलूचिस्तान का, वो BLA जिंदाबाद नहीं कह रहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह रहा। तो मैंने किसी न किसी तरह से यूनिवर्सिटीज को, इनको अपने साथ मिलाना था। जीवे जीवे हिंदुस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान।